दिया था H मीथेन है और B ब्लैक में। कब दिया था? 1940 में। कब दिया था? 1940 में। क्रिस्टल फिल्ड थियरी में कहा क्या गया? क्रिस्टल फिल्ड थियरी में मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग है उसके नेचर के बारे में बताया गया। इसके बारे में बताया गया, बॉन्ड के नेचर के बारे में बताया गया। इसमें कहा गया कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग है वो क्या है? 100% आयनिक है। क्या है? 100% आयनिक है। इसमें कहा गया क्रिस्टल फील्ड थियरी में कि मेटल लिगेंड जो बॉन्डिंग है वो क्या है? 100% आयनिक है। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थियरी थी ये किसके लिए दी गई थी? आयनिक क्रिस्टल के लिए दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? आयनिक क्रिस्टल के लिए दी गई थी। ठीक, इसीलिए इसको क्रिस्टल थियरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल थियरी भी कहा जाता है। चूंकि इसमें बताया गया कि जो बॉन्ड का नेचर है मेटल और लिगेंड के बीच वो 100% आयनिक है। और आयनिक बॉन्ड को हम और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं आयनिक बॉन्ड को। इसीलिए इस थियरी को इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी भी कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी भी कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी भी कहा गया। इसमें देखो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे जिसके बारे में बताया गया क्रिस्टल फील्ड थियरी में। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे? ठीक, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो यही था कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग है वो क्या है? 100% आयनिक है। क्या है? 100% आयनिक है। ठीक, स्पेशली अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थियरी में तो क्रिस्टल फील्ड थियरी में बताया क्या गया? क्रिस्टल फील्ड थियरी में ये बताया गया कि जो मेटल का क्या? मेटल का डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक है, ठीक, समझ गए? हमें कह सकते हैं डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के बारे में इसमें बताया गया कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। और वो स्प्लिटिंग कैसे होती है? जब मेटल को लिगेंड सराउंड करता है। किसको सराउंड करता है? मेटल को जब लिगेंड सराउंड करता है तब हम क्या देखते हैं कि जो मेटल के ऑर्बिटल लिगेंड के रास्ते में या पैथ में आते हैं, ठीक, उनकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। उनकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको क्या देखना पड़ेगा? डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। क्या देखना पड़ेगा? डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। तो चलिए हम डी ऑर्बिटल का शेप देखते हैं। अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये क्या होते हैं? 5 डी के ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, जिनके बारे में हम देखते हैं और इनके शेप के बारे में हम देख रहे हैं। इसके बारे में, शेप के बारे में। ठीक है, शेप की अगर हम बात करेंगे तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डंबल शेप होता है। कैसा होता है? डबल डंबल शेप होता है। ठीक है, तो हम क्या देखें? 5 जो हम डी ऑर्बिटल की बात की है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक, हमने अभी देखा क्या कि डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डंबल शेप का होता है। क्या होता है? डबल डंबल शेप का। इसको हम क्या कहते हैं? लोब। क्या कहते हैं? लोब। किसी ऑर्बिटल में लोब वह पोजीशन होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। लोब वह पोजीशन होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो अगर हम यहाँ डी एक्स वाई ऑर्बिटल की बात करें तो इसके जो लोब होते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। अगर हम डी वाई जेड की बात करें तो इसके लोब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं? वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होते हैं। वही अगर हम डी एक्स जेड की बात करें तो इसके भी लोब इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं और वो होते हैं एक्स और जेड के बीच में। मतलब कि डी ऑर्बिटल में अगर हम बात करें तो 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लोब कहाँ हैं? इन बिटवीन दी एक्सिस है। कहाँ है? इन बिटवीन दी एक्सिस। 3 लोब ऐसे हैं जो इन बिटवीन दी एक्सिस हैं। और ग्रुप थ्योरी में इसको क्या कहा गया है? T2 कहा गया है। क्या कहा गया है? T2 कहा गया है। और जब हम ऑक्टाहेड्रल का केस लेते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं? T2G कह देते हैं। क्या कहते हैं? T2G।
ठीक है। और अगर हम बात करें dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर की, तो यहाँ अगर हम देखें तो इनके जो लोब होते हैं वो along the axis होते हैं। कहाँ होते हैं? along the axis। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर का कहाँ? x एक्सिस के along और y एक्सिस के along, मतलब कि इसके जो लोब होंगे वो along the axis होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी? along the axis। और यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ थी? in between the axis। क्लियर? अगर हम बात करें dz स्क्वायर की, तो इसके जो लोब होते हैं वो कहाँ होंगे? z एक्सिस के along होंगे। कहाँ होंगे? z एक्सिस के along। मतलब कि ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनके लोब along the axis हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ है? along the axis। और ग्रुप थ्योरी में इसको हम क्या कहते हैं? E कहते हैं, और जीरेट के लिए क्या लाते हैं? G ले आते हैं। मतलब कि अगर हम पांचों d ऑर्बिटल की बात करें तो तीन ऑर्बिटल T2G वाले वो एक तरह के हैं, इनके लोब इन बिटवीन द एक्सिस हैं, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? इन बिटवीन द एक्सिस है। बट इन द केस ऑफ EG जो दो ऑर्बिटल हैं dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनके लोब along the एक्सिस हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? along the एक्सिस है। क्लियर? अगर हम शेप के बारे में स्टडी कर लें तो अब हम क्या करेंगे? अब हम स्प्लिटिंग देख सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, इसकी बात करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो हम क्या देखेंगे कि लिगेंड यहाँ एक्सिस से आ रहे हैं, x एक्सिस से आ रहे हैं, y एक्सिस से आ रहे हैं और z एक्सिस से आ रहे हैं। क्या करने के लिए आ रहे हैं? मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। क्या करने के लिए आ रहे हैं? मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? जब ऑर्बिटल का आप शेप देख रहे थे तो आपने देखा कि डी ऑर्बिटल के जो शेप थे उसमें दो तरह के हमने शेप बनाए थे। तीन ऑर्बिटल ऐसे थे dxy, dyz और dxz, जिनके लोब इन बिटवीन द एक्सिस थे, जिनको हम T2G कहे, और दो ऑर्बिटल ऐसे थे जिनके लोब along द एक्सिस थे, जिनको हम EG कहे। इसका मतलब क्या कि अगर हम बात करें यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल के पास कुछ ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनके लोब इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, और कुछ ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनके लोब along द एक्सिस होंगे। कहाँ होंगे? along the axis। तो देखो, जो लोब along the axis होंगे मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? प्रोबेबिलिटी कहाँ है? along the axis। और जो लोब इन बिटवीन द एक्सिस होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? इन बिटवीन द एक्सिस। तो आपको पता है कि जब लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करने आ रहा है तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और मेटालिक ऑर्बिटल के बीच में भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। इसका मतलब कि जो मेटालिक ऑर्बिटल या जो मेटल के ऑर्बिटल लिगेंड के पैथ में आएंगे वहां क्या होने लगेगा? क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन और मेटालिक ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच रिपल्सन होने लगेगा, और उन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। उन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक? और जो लिगेंड के रास्ते में नहीं आ रहे हैं ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी। क्या होगी? एनर्जी घट जाएगी। इसका मतलब कि जब लिगेंड नहीं आया था तब डी के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी? सेम थी। क्या थी? सेम थी। और इनको हम क्या बोल रहे थे? 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोल रहे थे? 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल। और डीजेनरेट ऑर्बिटल उसे हम कहते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। लेकिन जब हम क्या देखें कि मेटल ने क्या किया, लिगेंड ने क्या किया? मेटल को सराउंड किया। अब क्या होगा कि मेटल के ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, और बढ़ने का कारण ये होगा कि लिगेंड ने क्या किया है? मेटल को सराउंड किया है। यहाँ हम बैरी सेंटर बनाएंगे, और हम क्या देखेंगे कि जो मेटालिक ऑर्बिटल होगा वो दो भाग में टूट जाएगा। अपर लेवल में EG ऑर्बिटल होगा और लोअर लेवल में T2G ऑर्बिटल होगा। T2G लोअर में इसलिए है क्योंकि इनके लोब कहाँ थे? इन बिटवीन द एक्सिस थे, और EG इसलिए एनर्जी उसकी ज्यादा है क्योंकि इसके लोग कहाँ थे? along the axis थे। along the axis से लिगेंड का इलेक्ट्रॉन भी आ रहा था, और इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन होने के कारण एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। जहां हम देख रहे थे कि 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल था जब तक वो मेटल आयन के रूप में था, लेकिन जब लिगेंड ने उसको सराउंड किया तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। तीन ऑर्बिटल एक साथ, जिनको हम T2G कहेंगे या ट्रिपल ई डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। ट्रिपल ई डीजेनरेट ऑर्बिटल इसलिए क्योंकि तीन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम है। और EG को हम क्या कहेंगे? डबली
डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसका मतलब कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड जो थियरी थी वो किसके बारे में हमको एक्सप्लेन की? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। किसके बारे में? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में एक्सप्लेन की कि क्यों डी ऑर्बिटल टूट जाते हैं। और डी ऑर्बिटल इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि जब लिगेंड अपना फील्ड जनरेट करता है तो जो ऑर्बिटल उसके रास्ते में आते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है ड्यू टू रिपल्सन, और जो ऑर्बिटल के लोग उसके रास्ते में नहीं आते उनकी एनर्जी घट जाती है। और पहले पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी, लेकिन बाद में एनर्जी घट जाने और बढ़ जाने के कारण ये ऑर्बिटल क्या होता है? टूट जाता है। बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के बारे में। मतलब कि ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल है और उसमें हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखें। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि जब मेटल जो है वो फ्री आयन के रूप में होगा, मतलब लिगेंड आया नहीं रहेगा, तब पांचों जो ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। और यही कारण है कि इन ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल। और कितने हैं? 5 हैं, तो कहेंगे 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल। 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये मेटल आयन के रूप में है, अभी लिगेंड सराउंड इसको नहीं किया है। अब देखो जब लिगेंड मान लो कि आ गया और मेटल को क्या कर लिया? सराउंड कर लिया, तो अब क्या होगा कि अब मेटल के जो पांचों ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। अभी ऑर्बिटल टूटेंगे नहीं, अभी उनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन जब लिगेंड क्या करेगा कि मेटल के ऑर्बिटल से, हम कह सकते हैं कि मेटल के ऑर्बिटल में लोन पेयर अपना देना चाहेगा, तो अब क्या होगा कि मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच होगा रिपल्सन। और रिपल्सन होने के कारण क्या होगा कि जो ऑर्बिटल मेटल के जो ऑर्बिटल लिगेंड के पैथ में आएंगे, क्योंकि लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है, और मेटल के जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होंगे उनके बीच रिपल्सन होगा। और कौन कौन से ऐसे दो ऑर्बिटल हैं? दो ऑर्बिटल है dx² और dz², जिनके लोब अलोंग द एक्सिस होते हैं। और लिगेंड भी कहां से आ रहा है? अलोंग द एक्सिस आ रहा है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इनके लोब, ठीक, जिनके पाया जा रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने के कारण इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस, और मेटल के वे ऑर्बिटल जिनके लोब अलोंग द एक्सिस हैं, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने के कारण एनर्जी बढ़ जाएगी। और किसकी किसकी एनर्जी बढ़ेगी? dx² और dz² की, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप थ्योरी में हम E कहते हैं। और G हम इसलिए लगाते हैं, G मतलब होता क्या है? G मतलब होता है जीरेड। क्या होता है? जीरेड। और जीरेड हम उन ऑर्बिटल को कहते हैं, ठीक, या उस ज्योमेट्री को कहते हैं जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, अगर हम कहीं से भी इसको कट करें तो ये 2 इक्वल हाफ में क्या होगा? बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ये क्या है? जीरेड ज्योमेट्री है। और जीरेड ज्योमेट्री के लिए हम क्या लगा देते हैं? जी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जी। तो ग्रुप थ्योरी में दो ऑर्बिटल जो हैं ये dx² और dz² के लिए टर्म क्या आता है? स्मॉल e। और जीरेड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिए हैं, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो जीरेड ज्योमेट्री होती है। क्या होती है? जीरेड ज्योमेट्री। तीन ऑर्बिटल dxy, dyz और dxz, इन तीनों ऑर्बिटल के लोब इन बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं। मतलब जो लिगेंड के पैथ में नहीं आते, ठीक, क्योंकि लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस और ये कहां है? इनके लोब इन बिटवीन द एक्सिस। मतलब यहां क्या होगा कि इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाएगी। और इनको हम क्या कहेंगे? ग्रुप थ्योरी में T2 और G इसलिए लगाएंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है? जीरेड ज्योमेट्री होती है। तो G फॉर जीरेड, G फॉर जीरेड, ठीक है। और देखो तीन ऑर्बिटल एक साथ हैं तो इसीलिए क्या कहेंगे? ट्रिपली डिजेनरेट। तीन ऑर्बिटल एक साथ है और तीनों की एनर्जी सेम है तो ट्रिपली डिजेनरेट। दो ऑर्बिटल एक साथ हैं और दोनों की एनर्जी सेम है तो डबली डिजेनरेट। क्लियर? और यहां से यहां का जो गैप होगा इसको हम डेल्टा O कहेंगे। डेल्टा फॉर CFSE। CFSE का फुल फॉर्म होता है
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम होता है LFSE। LFSE का फुल फॉर्म होता है लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि ये सारा खेल रचा गया किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा, उसकी फील्ड के द्वारा, इसीलिए इसको LFSE मतलब लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। क्लियर? तो ये जो गैप है इसको हम क्या कहते हैं, CFSC डेल्टा, और O किस लिए, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, मतलब यहां से यहां का जो गैप है वो डेल्टा O होगा। या इसको अगर हम देखें तो DQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी हम डेल्टा O को DQ में बदलना चाहेंगे तो डेल्टा O में 10 का गुणा कर देंगे तो वो DQ में बदल जाएगा, और जब भी हमको DQ को डेल्टा O में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, DQ में 10 का भाग कर देंगे तो क्या किस में चला जाएगा, वो डेल्टा O में चला जाएगा। क्लियर है? समझ गए? अब देखो बीच में एक बैरी सेंटर है जहां E की वैल्यू क्या है, 0 है, इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से नीचे T2G की तरफ जो ऑर्बिटल हैं उनके बीच का जो गैप है वो कितना है, -0.4 डेल्टा O। माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहां बैरी सेंटर से एनर्जी घट रही है। क्या हो रही है, एनर्जी घट रही है, तो -0.4 डेल्टा O, और जब हम इसको DQ में बदलेंगे तो 10 का गुणा कर देंगे तो -4 DQ भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? बैरी सेंटर से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हम प्लस साइन लगा रहे हैं क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, और ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -0.6 डेल्टा O। जब DQ में बदलेंगे 10 का गुणा कर देंगे तो +6 DQ। अब देख लो टोटल 10 DQ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो -4 DQ से कहां +6 DQ, टोटल जो वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है, 10 DQ हो रही है। तो ये तो था एनर्जी गैप। यहां हमने स्टेबलाइज लिखा है, स्टेबलाइज इसलिए क्योंकि आपको पता है जब एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और यहां हमने डिस्टेबलाइज इसलिए लिखा है क्योंकि जब एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी घटती है।